जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार जी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामसू साहब, प्रोफेसर जावेद हुसैन मीर साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, देश भर से आए हुए इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले साइंटिस्ट, वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक के उद्घाटन की आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज IUST के लारमू कैंपस और वहाँ लॉ स्कूल का भी वर्चुअली लोकार्पण किया गया। मैं इसके साथ और भी कई इनिशिएटिव हैं, इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए IUST के वाइस चांसलर, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान पर पॉलिसी ब्रीफ के लिए भी मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयासों की सराहना करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह एनालिसिस भी सभी स्टेक होल्डर्स को भविष्य के प्रयासों में मार्गदर्शक का काम करेगी। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के माध्यम से हिमालयन रीजन में क्लाइमेट रेजिलियंस और लाइवलीहुड को सशक्त बनाने का जो प्रयास IUST इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने जा रही है, उसके लिए भी मैं इस यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात कहूं तो पिछले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व प्रगति इस यूनिवर्सिटी ने किया है, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में हो, पेटेंट फाइलिंग का मामला हो, एंटरप्रेन्योरशिप का हो, स्टार्टअप्स का हो, पूरी यूनिवर्सिटी को मैं इसके लिए भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। प्रोफेसर रामसू ने ठीक कहा कि कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में आयोजित की गई है जब विशेष रूप से हिमालय के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र माने UT सहित देश के तमाम हिस्से नेचुरल कैलेमिटी की विभीषिका से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष भी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरे विश्व को लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। ये एक अनुमान लगाया गया है और 358 ये बड़ी आपदाएं रिकॉर्ड की गई थी। हमारे देश के बारे में, हम सबके देश के बारे में अनुमान के मुताबिक पिछले वर्ष लास्ट ईयर भारत को केवल आपदा की वजह से लगभग 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और सिर्फ हिमालयन रीजन को अगर हम देखें तो पिछले वर्ष 1 जनवरी से 18 अगस्त के बीच लगभग 1 प्राकृतिक आपदा प्रतिदिन रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति पर नज़र डाली जाए तो पिछले महीने ही 18 जुलाई से 13 जुलाई के बीच जम्मू रीजन के अनेक जिलों को प्राकृतिक आपदा का भीषण सामना करना पड़ा। अनेक हमारे लोग असमय हमसे बिछुड़ गए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई स्कीम्स, रोड्स, पावर फीडर्स, स्कूल्स की भारी क्षति हुई। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य आदमी की समझ से जो बात मुझे समझ में आएगी उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। इन आंकड़ों के परे भी कुछ ऐसे दृश्य हैं
जो आजकल हिमालयन रीजन में आम बात बन गए हैं। पहाड़ों पर चरवाहे हर वर्ष देख रहे हैं कि बर्फ पहले की अपेक्षा ऊपर खिसकती जा रही है। एक किसान जो बागवानी करता है वो आजकल ये सोचकर ज़्यादा चिंता में है कि जिस तरह प्राकृतिक झरने ने 3 पीढ़ियों से उसके खेतों को जीवन देने का काम किया था, उसमें प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है। नदी के किनारे बसे गांवों की नई पीढ़ी फ्लड वार्निंग जैसे शब्द सुनकर बड़ी हो रही है। और मैं मानता हूं कि ये तीनों उदाहरण हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज द्वारा हुए परिवर्तन का एक नमूना हमारे सामने, एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये तीनों उदाहरण 3 ऐसी परिस्थितियों का खाका खींचते हैं जो हमें याद दिलाता है कि इस कॉन्फ्रेंस का महत्व कितना गहरा है, कितना बड़ा है। और मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि हिमालयन रीजन के इकोसिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा और भविष्य के रोड मैप को तय करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में आप चर्चा करेंगे। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि ये कॉन्फ्रेंस हिमालय की धरती पर ही हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस रीजन की वास्तविकता और परिस्थितियों से प्रॉक्सिमिटी इस कॉन्फ्रेंस की प्रत्येक चर्चा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक निर्णय की दिशा तय करेगा। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आने वाला दशक पीछे के दशकों से बहुत भिन्न होने वाला है, जिन्हें मानव समाज ने अब तक देखा है। ये सच है कि हिमालय कोई परिवर्तनशील अब हुआ, ऐसा नहीं है। हिमालय सदैव से परिवर्तनशील रहा है, इतिहास इस बात का साक्षी है। सैकड़ों वर्ष से ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। नदियों ने अपने मार्ग बदले हैं। मानसून कभी अत्यंत उदार रहा है तो कभी अत्यंत कठोर रहा है। इसलिए यह कहना मुनासिब होगा कि नेचर का यह स्वाभाविक परिवर्तन हमारे इतिहास का हिस्सा बन रहा है। लेकिन आज हिमालयन रीजन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो परिवर्तन की गति है। जिस तेज गति से परिवर्तन हो रहा है वो सबको चिंता में डाल रहा है। पहले परिवर्तन पीढ़ियों के दौरान धीरे धीरे दिखाई पड़ता था। आज परिवर्तन का ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है जो हर वर्ष बदल रहा है। अभी प्रोफेसर रामसू ने और जो फिल्म हम लोगों ने 8 महीने की डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें भी हमने देखा जम्मू कश्मीर ने 2014 की विनाशकारी बाढ़ को देखा है। गत वर्ष क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, असामान्य विंटर भी हम सब ने देखा। ये उस नेचर के इकोसिस्टम के स्पष्ट संकेत हैं कि लंबे समय से निरंतर बढ़ते दबाव और असंतुलन का सामना कर रही है हमारी प्रकृति। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब आशावादी हैं और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इन चुनौतियों का समाधान भी प्रकृति में ही मौजूद है। अगर तारीख में जाएं तो लंबे समय तक हमने हिमालय जैसे संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को एक सीमित विकल्प के रूप में देखा है। हर एक सॉल्यूशन को 2 हिस्से में बांटा गया, या तो कंक्रीट का निर्माण करें अथवा प्रकृति का संरक्षण करें। विकास और प्राकृतिक संरक्षण 2 विरोधी ध्रुव हैं, ऐसा अनेक लोग मानने लगे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त की ज़रूरत है और बहुत लोग अब समझ भी गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, विकास की दिशा तय करते हैं, इस पर बल देना ही होगा। बैलेंस बनाकर हमें चलना होगा। और मैं मानता हूं कि प्रकृति विकास की विरोधी कभी नहीं रही है, बल्कि प्रकृति स्वयं में एक आधारभूत संरचना है, स्वयं में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक वाटरशेड का निर्माण फ्लड कंट्रोल की एक प्रभावी प्रणाली भी है।
वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी है और इरिगेशन सिस्टम का आधार भी है। ये सब बिना सीमेंट और कंक्रीट के संभव हो पाता है। इसी प्रकार वेटलैंड प्रकृति का एक ऐसा विशाल जलाशय रिजर्वायर है जो मानसून के समय एक्स्ट्रा वाटर अतिरिक्त पानी को अपने भीतर समाहित करता है और फिर जब सूखा है तो महीने में धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों के किसानों को, बाकी लोगों को जीवन देता है। घने जंगलों की पहाड़ी केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि वास्तव में एक मजबूत दीवार के समान है जो पूरी पहाड़ी को नीचे बसे गांवों पर टूटकर गिरने से बचाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम इन प्राकृतिक प्रणालियों को नष्ट करते हैं तब हम भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं। जब हम इन नेचुरल सिस्टम्स, प्राकृतिक प्रणालियों का कंजर्वेशन करते हैं, उसे रिस्टोर करते हैं, तब हम एक ब्राइट फ्यूचर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जब मैं विद्यार्थी था तब एक दो बातों की चर्चा हम सब करते थे। पहला सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और दूसरा आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, कम कार्बन वाले कंस्ट्रक्शन के तरीकों का इस्तेमाल। इन दोनों बातों में क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने का सार निहित था। आज इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इन दो लक्ष्यों के साथ नई सोच को अपने संस्थानों तक, अपने इंस्टीट्यूशंस तक हम कैसे ले जाएं, इस पर आप केवल चर्चा नहीं करेंगे, भविष्य का एक रोड मैप भी बनाएंगे। परिवर्तन की तीव्र गति की वजह से समय बहुत कम है। हमारे सामने वास्तविक दायित्व ये है कि हम ये निर्धारित करें कि आगे हमें क्या और कैसे निर्मित करना है। मोटे तौर पर जो बात मुझे समझ में आती है, मेरा अनुरोध होगा इस कॉन्फ्रेंस में इन 2-3 विषयों पर अगर आप चर्चा कर सकें। मुझे विश्वास है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन विचारों को अपनी साइंटिफिक कसौटी पर परखेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि नहीं वास्तव में ये होना चाहिए तो व्यवहारिक रूप देने का प्रयास भी करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी डोमेन एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट से निवेदन करूँगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को डेवलपमेंट प्लानिंग के हाशिए से उठाकर मुझे लगता है उसके सेंटर में इस्टेब्लिश किया जाए, ये वक्त की ज़रूरत है। आज हमारे पास रिमोट सेंसिंग, जियो स्पेशियल मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अनेक ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स आज उपलब्ध हैं। इनके इस्तेमाल के द्वारा हिमालयन इकोसिस्टम के हेल्थ से जुड़े विषयों पर, ग्लेशियर का पीछे हटना, स्प्रिंग के प्रवाह, सॉइल हेल्थ, फॉरेस्ट कवर, इस पर अब हमारे पास ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है और उस डेटा बेस को एनालाइज करके प्रशासन को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, पंचायतों को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी डेवलपमेंट एजेंसीज़ को उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि सड़क, होटल, टूरिज्म प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, ये जो भी योजनाएं बने भविष्य में प्रकृति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सके। मेरा दूसरा अनुरोध होगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रत्येक बड़े प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देते हुए उसके बजट मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया का अभिन्न अंग अब बनाना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि वह प्रोजेक्ट उस क्षेत्र की नेचुरल कैपिटल पर क्या प्रभाव डालने वाला है और बिना उसके अगर मनमाने ढंग से जो अब तक हमने किया है वो किया तो शायद इतने इस मुहाने पर हम खड़े हैं कि शायद भविष्य में हमारी दुर्दशा ज़्यादा होगी। तीसरा आग्रह होगा कि स्थानीय समुदायों को, लोकल कम्युनिटी को केवल परामर्श देने तक हम सीमित न रखें, बल्कि उन्हें समाधान तैयार करने की प्रक्रिया में कैसे हम सहभागी बना सकते हैं,
जम्मू कश्मीर का किसान हो, चरवाहा हो, सेब उगाने वाला कोई हमारा बगीचे का मालिक हो, डल झील का नाविक हो, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई हों, जंगल पर निर्भर आदिवासी भाई बहन हों, इन सबके पास भी पीढ़ियों से संचित एक ऐसा अनुभव है जो किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम नहीं है और जो किसी लैब में नहीं मिल सकता है। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिमालय के मौसम को केवल पढ़ा नहीं है बल्कि उसे जिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी नदियों का स्वभाव उन्होंने देखा और महसूस किया है, पहाड़ों के मूड को समझा है, धरती की भाषा वो सुन सकते हैं, वो जानते हैं। और इसलिए हमें ऐसे मॉडल विकसित करने चाहिए जिसमें लोकल कम्युनिटी बराबर की भागीदार हो और पॉलिसी मेकिंग में उसकी आवाज़ का विशेष महत्व हो। ये सच है कि हम जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस पर लगे धन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन जैसा प्रोफेसर रामसू बता रहे थे, हमारी प्राकृतिक पूंजी जो नेचुरल कैपिटल है के संबंध में हम कोई हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि चौथी बात मैं यही कहूँगा कि हिमालयन रीजन में नेचुरल कैपिटल का मूल्यांकन, नेचुरल कैपिटल की अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इसकी व्यवस्था एक आप बनावें जिसे सरकार और शासन अपने बजटिंग प्रोसेस में रखे। बजट की समीक्षा में ये मेंशन करना जरूरी होगा कि गत वर्ष जंगल अधिक समृद्ध हुआ या कमज़ोर हुआ। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव जब यहाँ शुरू हुई थी, कोशिश हुई थी कि बड़े पैमाने पर लोग उससे जुड़ें, और मुझे याद है 2024 में हमारा फॉरेस्ट और ग्रीन कवर 55% पहुँचा था, जबकि नेशनल एवरेज 24.56% था। अब जब आवाम जुटती है तब ऐसे प्रयास ज़्यादा सफल होते हैं। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार टेम्पररी है, और अगर हमने सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में अब कदम नहीं बढ़ाया तो इन्वायरमेंट को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर वर्ष नेचर की धन संपदा की अकाउंटिंग अब आवश्यक हो गई है। पांचवा अनुरोध होगा कि कोलैबोरेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस, जो बात प्रोफेसर रामसू कह रहे थे, स्थापित प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है जो भविष्य में स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करें। छठी बात जो मुझे समझ में आती है कि इंजीनियर्स और अर्बन प्लानर्स को हिमालयन रीजन में शहरों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट एम्बैंकमेंट के बियॉन्ड कुछ सोचना होगा। वो सिविल इंजीनियरिंग के बाहर उन्हें जाना होगा। प्राकृतिक आपदा से वास्तविक सुरक्षा तब मिलती है जब ऊपरी क्षेत्र में फ्लड प्लेन को रिस्टोर किया जाता है तथा निचले इलाकों में वेटलैंड प्रोटेक्टेड रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक हाइब्रिड मॉडल कैसे आप अपने चर्चा के विषय से निकाल सकते हैं, जिस पर जम्मू कश्मीर और हिमालयन रीजन के सभी स्टेट्स काम कर सकें, जिसमें बिल्ट स्ट्रक्चर्स और रिस्टोर्ड इकोसिस्टम दोनों समाहित हो। अंत में मैं सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को केवल इन्वायरमेंटल साइंस के चैप्टर के रूप में मत पढ़ाइए, बल्कि इसे अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में विकसित करने की आज ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट केवल इको सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से भी समान रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे करिकुलम में भी उसी व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। निजी तौर पर मेरा विश्वास है कि भविष्य उन्हीं प्रोफेशनल्स का होगा जो इकोसिस्टम, इकोनॉमी
टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच मौजूद संबंधों को एक समग्र दृष्टि से देख सकेंगे। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा से जो महत्वपूर्ण बिंदु निकलेंगे उनकी एक बुकलेट मुझे उम्मीद है कि जरूर तैयार होगी। उसे केवल हिमालयन रीजन तक नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में एक ऐसे हिमालय की कल्पना क्या हम कर सकते हैं जहां वाटर सेट बेहतर हो, वेटलैंड स्वस्थ हो और हिमालय की पर्वतों से निकल रही हर नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह में जीवन का संचार करे। हिमालय ने हमारी संस्कृति, परंपराओं और हमारी सामूहिक पहचान को लंबे समय से आकार दिया है और हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ उसने आध्यात्मिक प्रेरणा भी हमें दी है। अब समय आ गया है कि हम भी उसी धैर्य, उसी दूरदर्शिता और उसी सोच के साथ हिमालय के प्रति अपना दायित्व निभाएं। और हम लोग अक्सर ये सुनते हैं बचपन से ही, आप में से भी अनेक लोगों ने सुना होगा कि गॉड फॉरगिव्स ऑलवेज, मैन फॉरगिव्स सम टाइम, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। इसलिए हमारे पूर्वजों ने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ये कामना की थी कि पहाड़, पेड़, पौधे, वनस्पतियों से संपन्न यह पृथ्वी समस्त मानवता और उसकी संपूर्ण विविधता का इस तरह पोषण करे जिससे वे एक दूसरे के विकास में सहायक बनकर पूरे तादात्म्य से समृद्धि की ओर बढ़ें। और हमारे अंचल के एक बड़े मशहूर हिंदी के अवधि के कवि हुए गोस्वामी तुलसीदास, जिनको हिंदी भाषी क्षेत्र में मैं कहूँ कि अनपढ़ आदमी भी उनकी 2-4 चौपाई जानता है, तो उनकी एक चौपाई मुझे ध्यान में आ रही है। सरिता सब पुनीत जब जल बहाई, खगमृग मधुप सुखी सब रहाई। इस बात का प्रमाण है कि विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के डीएनए में है। और अब समय आ गया है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन दोनों को साथ साथ हम कैसे आगे बढ़ावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कॉन्फ्रेंस के सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और इस आयोजन के लिए आयोजन से जुड़े सभी साथियों का हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।